जय हिंद दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच में जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी। दोस्तों ये जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी हो गई, बैंक हो गई, रेलवे की एग्जाम हो गई, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन वाली, सभी एग्जामों के लिए, पुलिस, पटवार, सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर कर दे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पसली पंजर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए पसलियों से, ऑप्शन नंबर बी रीढ़ की हड्डियों से, ऑप्शन नंबर सी स्टर्नम से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो पसली पंजर बना होता है पसलियों से भी बना होता है, रीढ़ की हड्डियों से भी बना होता है और स्टर्नम से भी बना होता है। बात आती है दोस्तों कि ये स्टर्नम क्या होता है। दोस्तों स्टर्नम होता है जो हमारी सीने की अस्थि होती है, इस सीने की अस्थि को, जो सीने की अस्थि होती है, इस सीने की अस्थि को दोस्तों स्टर्नम कहा जाता है। इस सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। दोस्तों जो सीने की अस्थि होती है, इस सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। दोस्तों पसलियों की संख्या की बात की जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई जो पसलियाँ है, इन पसलियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी कि एक जोड़ी में दोस्तों दो हड्डी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 पसलियाँ होती है। कितनी पसलियाँ होती है दोस्तों? 24 पसलियाँ होती है। अगर दोस्तों रीढ़ की हड्डी की आपसे बात की जाए कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है, तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें होती है जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चे में तो होती है 33। बात क्लियर है? बच्चे में 33 होती है दोस्तों, और जो वयस्क होता है उस वयस्क में होती है 26। 26 किस में होती है? वयस्क में होती है। तो दोस्तों जो पसली पंजर का जो निर्माण होता है वो पसलियों से होता है, रीढ़ की हड्डी से होता है और स्टर्नम से होता है। बात क्लियर है? दोस्तों जो स्टर्नम होता है वो सीने की अस्थि होती है। दोस्तों जो पसलियों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 होती है। और जो रीढ़ की हड्डियों की जो संख्या है दोस्तों वो बच्चे में तो 33 होती है और वयस्क में 26 होती है। दोस्तों पसली पंजर किस तरीके से बना होता है वो मैं आपको डायग्राम की सहायता से बता देता हूं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है दोस्तों कि पसली पंजर जो बना होता है वो पसलियों से, रीढ़ की हड्डी से और स्टर्नम से बना होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने मान लिया है कि ये है स्टर्नम। ये क्या है दोस्तों? ये है स्टर्नम। एक मिनट, ये है स्टर्नम। और दोस्तों मैंने मान लिया कि जैसे कि ये है रीढ़ की हड्डी। ये क्या है दोस्तों? ये है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, ये क्या है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी। तो होता क्या है, ये पीछे की तरफ तो होती है रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर में होती है, और दोस्तों जो सीने में पाई जाती है दोस्तों, जो सीने की अस्थि होती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। ये आगे की तरफ होती है स्टर्नम। बात क्लियर है? और दोस्तों जो पसलियाँ होती है वो कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है रीढ़ की हड्डी से, इस तरीके से 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों 7 तो स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, और 8वीं 9वीं और दोस्तों जो 10वीं जोड़ी पसली है, 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसली है दोस्तों, ये 7वीं जोड़ी जो पसली होती है उससे लटकी हुई जुड़ी हुई रहती है। और दोस्तों 11वीं और 12वीं दोस्तों ये हवा में मुक्त रहती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पसली पंजर होता है। पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, आगे की तरफ स्टर्नम होती है, और दोस्तों ये बीच में जो ये है दोस्तों, ये पसलियाँ होती है। ये क्या होती है दोस्तों? पसली होती है। और दोस्तों इस पूरे ढांचे को क्या कहा जाता है दोस्तों? पसली पंजर कहा जाता है। और दोस्तों मैंने क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि पसली पंजर बना होता है, तो पसली पंजर किस किस का बना होता है दोस्तों? पसलियों का बना होता है, रीढ़ की हड्डियों का बना होता है और स्टर्नम का बना होता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। तो पसली पंजर का निर्माण होता है दोस्तों पसलियों से, रीढ़ की हड्डी से और स्टर्नम से। बात क्लियर है, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो दोस्तों उसका क्वेश्चन कैसे दे पाओगे यार। जब जो चीज़ के बारे में पूछा है वो ही समझ में नहीं आया तो आप उसका आंसर कैसे दे पाओगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और उसके बाद में उसका आंसर दो। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। हड्डियों में जब जो छिद्र पाया जाता है दोस्तों, जब हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है, क्वेश्चन है हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस। दोस्तों जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है तो जो बीमारी होती है या जो रोग होता है दोस्तों, या फिर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। बात क्लियर है पहली बात। अब बात कर लेता हूं दोस्तों रिकेटस की और ओस्टियोमलेशिया की। दोस्तों रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि विटामिन जो डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रिकेटस। बात क्लियर है। विटामिन डी आता है दोस्तों, जो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रिकेटस। और रिकेटस दोस्तों जो रोग पाया जाता है, जो रिकेटस जो रोग होता है दोस्तों ये होता है, जो रिकेटस जो रोग होता है दोस्तों ये होता है बच्चों में। किस में होता है, बच्चों में। दोस्तों ये रिकेटस रोग, इस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। और दोस्तों ये रोग बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। जो हड्डियां होती है दोस्तों, जो हड्डियां होती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। रिकेटस तो होता है बच्चों में। और ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया ये होता है दोस्तों वयस्क में। किस में होता है, वयस्क में होता है। ये किस में होता है दोस्तों, वयस्क में होता है। तो अब बात आपको समझ में आई कि जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है तो उसे तो कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है। जब दोस्तों विटामिन डी की कमी हो जाती है तो दो रोग होते हैं, एक तो होता है रिकेटस से एक होता है ओस्टियोमलेशिया। रिकेटस तो बच्चों में होता है और वयस्क में होता है ओस्टियोमलेशिया। और दोस्तों दोनों ही रोग हड्डियों से संबंधित हैं, रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया। और दोस्तों इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां ऐंठने लग जाती है, ऐंठन आ जाती है दोस्तों हड्डियों में, हड्डियां सूखने लग जाती है दोस्तों। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है रिकेटस को। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब दोस्तों हड्डियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अस्थियों के अध्ययन की। जो अस्थियां होती है हमारी, अस्थियां हड्डियों को ही बोलते हैं। अगर अस्थियों के अध्ययन की बात की जाए, अगर अस्थियों के अध्ययन की बात की जाए दोस्तों तो ओस्टियोलॉजी होता है। अस्थियों का जो विज्ञान की जिस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। बात क्लियर है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ओस्टियोलॉजी। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है दोस्तों कि अस्थियों की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है उसे क्या कहा जाता है। जो अस्थि होती है, इस अस्थि की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है, जिस कोशिका से हुई है उस कोशिका को क्या कहा जाता है, तो उस कोशिका को कहा जाता है दोस्तों ओस्टियोसाइट कोशिका। ओस्टियोसाइट कोशिका, ठीक है, ओस्टियोसाइट कोशिका। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। और अस्थि की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट कहा जाता है। अस्थियों में पाई जाने वाली दोस्तों एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है अस्थियों में पाई जाने वाली। उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है, ओसिन
प्रोटीन। क्या नाम है दोस्तों? ओसिन प्रोटीन। बात क्लियर है? सबसे पहले मैंने बताया था कि अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और अस्थियों की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है दोस्तों उसे ओस्टियोसाइट कहा जाता है। और दोस्तों अस्थियों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है दोस्तों वो ओसिन प्रोटीन है। बात क्लियर है? अब बात कर लेता हूं दोस्तों अस्थियों की संख्या की। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको पता होगा जो 300 होती है वो तो होती है भ्रूण में। बच्चे में कितनी होती है? बच्चा होता है दोस्तों उसमें होती है 270 से लेकर के 280। बात क्लियर है? और दोस्तों जो वयस्क होता है इस वयस्क में होती है 206। कितनी अस्थि होती है दोस्तों? 206 अस्थि होती है। बात क्लियर है? तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, हड्डियों की समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है। हड्डियों की समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों हड्डियों की वह समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है, जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इटाई, ऑप्शन नंबर बी है आउच, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब हड्डियों में कैडमियम की अधिकता हो जाती है ना तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? इटाई रोग होता है। और दोस्तों इटाई रोग का ही दूसरा नाम क्या है? आउच भी कहा जाता है दोस्तों। इस इटाई रोग को ही क्या कहा जाता है? आउच भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों, वो होगा दोस्तों दोनों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोनों होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हड्डियों की समस्या, हड्डियों की वह समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों। क्वेश्चन था हड्डियों की समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है, लेकिन क्वेश्चन था दोस्तों हड्डियों की वह समस्या जो कैडमियम की अधिकता के कारण होती है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इटाई और आउच दोस्तों ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है हड्डियों में। बात क्लियर है? क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई होता है, या मिनीमाता होता है, या फिर ब्लैकफुट होता है? तो दोस्तों अभी मैंने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि जो इटाई रोग होता है दोस्तों हड्डियों में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। बात क्लियर है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए ब्लैकफुट की, जो ब्लैकफुट होता है दोस्तों जो ब्लैकफुट होता है ये होता है दोस्तों जानवरों के चारों में अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए ना तब दोस्तों ब्लैकफुट रोग होता है। कब होता है दोस्तों? ये जो जानवर होते हैं इन जानवरों के चारे में आर्सेनिक होता है ना, आर्सेनिक, इस आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए, आर्सेनिक अधिक मात्रा में हो जाए तब दोस्तों कौन सा रोग होता है? ब्लैकफुट होता है। तो दोस्तों हड्डियों में जब कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो इटाई रोग होता है, और दोस्तों जानवरों के चारे में जब आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तब ब्लैकफुट नामक रोग होता है। तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर है दोस्तों तीसरा, ऑप्शन नंबर बचा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी बचा। तो दोस्तों जो मिनीमाता रोग होता है ये पारे की अधिकता के कारण होता है, यही इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है? तो आपको तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। पारे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो पारे की अधिकता के कारण जो रोग होता है दोस्तों मिनीमाता होता है। अगर हड्डियों में कैडमियम की मात्रा अधिक होती है दोस्तों तो इटाई आउच रोग होता है, और जानवरों के चारे में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? ब्लैकफुट नामक रोग होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। जानवरों के चारे में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए इटाई, ऑप्शन नंबर बी मिनीमाता, ऑप्शन नंबर सी ब्लैकफुट, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? वह है ब्लैकफुट, वह है ब्लैकफुट, ना कि इटाई ना कि मिनीमाता। और दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? ब्लैकफुट है, ना कि ये। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्वतंत्र अस्थि है, निम्न में से स्वतंत्र अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी हायोड, ऑप्शन नंबर सी मिलियस, ऑप्शन नंबर डी स्टेपिज। दोस्तों जो स्टर्नम अस्थि होती है ये होती है सीने की अस्थि।
जो स्टर्नम अस्थि होती है दोस्तों, ये होती है सीने की अस्थि। स्टर्नम अस्थि होती है किसकी अस्थि होती है? सीने की अस्थि। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सीने की अस्थि होती है दोस्तों स्टर्नम होती है। दोस्तों हायोड होती है, ये होती है गले की अस्थि। किसकी होती है? गले की अस्थि। और दोस्तों मिलियस और स्टेपी जो अस्थि होती है, ये कान की अस्थि होती है। तो आप कहोगे कि सर आपने तो तीनों में बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं जो क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से स्वतंत्र अस्थि होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो स्वतंत्र अस्थि होती है वो होती है गले की अस्थि। जो हमारे जो गले की अस्थि होती है दोस्तों, इस गले की अस्थि को हायोड कहा जाता है। और दोस्तों ये किसी भी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होने के कारण, किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी रहती, इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। और दोस्तों इस हड्डी का नाम है हायोड। दोस्तों स्टर्नम होता है, जब मैंने अभी मछली पंजर बताया था दोस्तों, जब बताया था कि जो आगे की तरफ जो सीने में जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों, इसे स्टर्नम कहा जाता है। दोस्तों एक कान में 3 अस्थि पाई जाती है, एक पाई जाती है मिलियस, एक पाई जाती है इनकस, एक पाई जाती है स्टेपिस। तो दोस्तों जो मिलियस अस्थि होती है, जो ये मिलियस अस्थि होती है दोस्तों, इसका आकार हथौड़े के समान होता है, जिस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिलियस अस्थि होती है, इसका आकार हथौड़े के समान होता है, इस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। और दोस्तों ये स्टेपी जो अस्थि है, जो स्टेपी जो अस्थि है दोस्तों, ये स्टेपी जो अस्थि है, ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो कि कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्न में से स्वतंत्र अस्थि है, तो स्वतंत्र अस्थि कौन सी? हायोड है, ना कि स्टर्नम, ना कि मेलियस और ना कि स्टेपिज। तो इसका राइट का आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? हायोड हो गया। बात क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? ऑप्शन नंबर है नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर बी मेलपेगी, ऑप्शन नंबर सी ज्वाला कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि साहब उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं दोस्तों, उन्हें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। और दोस्तों जिस अंग के द्वारा इन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है दोस्तों, वही हमारे क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, जैसे कि मानव में उत्सर्जी अंग है दोस्तों, त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। और जैसे कि दोस्तों मूत्र के द्वारा भी हम शरीर से बाहर निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? जैसे कि ऑप्शन नंबर है नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर बी है मेलपिगी, ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नेफ्रिडिया। वो कौन सा है दोस्तों? नेफ्रिडिया है। कौन सा है? नेफ्रिडिया। तो दोस्तों जो केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है। अब बात आती है कि साहब ये तो बता दिया आपने, लेकिन जो मेलपिगी है ये किसका उत्सर्जी अंग है? तो ध्यान रखना है, जो कीट होते हैं दोस्तों, इन कीटों का जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है मेलपिगी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि ज्वाला कोशिका, तो ध्यान रखना है जो ज्वाला कोशिका होती है दोस्तों, इस ज्वाला कोशिका का जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो है कर्मी। जो कर्मी होते हैं दोस्तों, इनका जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो कौन सा है? ज्वाला कोशिका है। बात क्लियर है? तो तीनों आपको समझ में आ गए हो। केंचुए का जो उत्सर्जी अंग है कौन सा? नेफ्रिडिया है। कीट का जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों मेलपिगिया है। और दोस्तों जो कर्मी होते हैं, पिताकर्मी, इनका जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो है ज्वाला कोशिका। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल में, ऑप्शन नंबर बी शिमला में, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर, ऑप्शन नंबर डी समुद्र तल के 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो चावल पकने का जो कार्यक्रम है वो, मैं क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है। तो एक बात बता देता हूं, जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये वायु दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो वायु दाब होती है, इस वायु दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी दोस्तों तो वायु दाब क्या होगा दोस्तों? घटेगा। वायु दाब घटेगा। वायु दाब क्या होगा दोस्तों? वायु दाब घटेगा। वायु दाब घटेगा। दोस्तों ऊंचाई घटती है, ऊंचाई घटती है तो वायु दाब बढ़ता है। तो दोस्तों अब इससे आपको ये पता लगा कि भाई ऊंचाई होगी उस जगह पर वायु दाब कम होगा, और वायु दाब कम होगा तो दोस्तों खाना पकने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि जहाँ पर वायु दाब कम होता है ना दोस्तों, वहाँ पे खाना पकने में अधिक समय लगता है। बात क्लियर हो गई? ऊंचाई वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊंचाई बढ़ती है तो वायु दाब घटता है, ऊंचाई घटती है तो वायु दाब बढ़ता है। और दोस्तों जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। और दोस्तों जहां पर वायु दाब घटता है वहां पर खाना पकाने में परेशानी आती है।
जैसे कि एरोप्लेन होती है दोस्तों, एरोप्लेन पे जब हम जाते हैं तो अधिकांश हमारे पैरों की साई ऊपर जाती है, जो बॉल पेन होते हैं उनकी साई ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जाती है? क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में वायुदाब कम हो जाता है, और जब वायुदाब कम हो जाता है तो पैनों से क्या है, साई बाहर निकलने लग जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है कि चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए था समुद्र तल पर, ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों समुद्र तल पर, ऑप्शन नंबर बी शिमला पर, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर, और ऑप्शन नंबर डी समुद्र तल से 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा। इसलिए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट होगा, ना कि समुद्र तल पर, ना कि शिमला पर, और ना कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी में। बात क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है माउंट एवरेस्ट पर। बात क्लियर? आप कहने का मतलब ऊंचाई पर लगता है दोस्तों सबसे अधिक समय। बात क्लियर हो गई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता होती है? एक, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जो काली वस्तु होती है इनके अवशोषण की जो क्षमता होती है दोस्तों वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, और दोस्तों इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन है कि वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। वायुमंडल में हमारे ऊपर जो बादलों का जो तैरने का कारण है वो क्या है? पृथ्वी से विकर्षण होता है, ये कारण है, पवन से, या फिर उनका कम तापमान से, या फिर उनका कम घनत्व, ये वायु की शांता वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में जो तैरने का कारण है दोस्तों बादलों का, वो है उनका कम घनत्व और वायु की शांता, ना कि उनका कम तापमान, ना कि पवन, ना कि वायु पृथ्वी से विकर्षण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? उसका कम घनत्व तथा वायु की शांता। दोस्तों ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहो आप। और दोस्तों अगर आप नए आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।